हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर, जहां पर हम मैथ्स को जो है वो सिर्फ सीखते नहीं हैं, हम मैथ्स को जो है वो फील करते हैं। और आज की वीडियो में जिस चैप्टर को हम अच्छे से फील करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है क्लास 12th के अंदर चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। अब इस एक वीडियो में हम मैट्रिसेस के जितने भी कंसेप्ट और फॉर्मूलाज हैं सबको एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, मैट्रिसेस जो चैप्टर है ये आपका यूनिट नंबर 2 के अंदर है। इसमें दो चैप्टर्स हैं यूनिट 2 में, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। अगर आप मैट्रिसेस को अच्छे से कर लेते हो तो आपको डिटर्मिनेंट को भी करने में फिर आसानी रहती है। देखो, मैट्रिसेस एक चैप्टर ऐसा है जो बहुत आसान। अब देखो इसमें दिक्कत क्या है, जिस तरह का आपका लेटेस्ट की पेपर का पैटर्न है तो चैप्टर तो आसान है, बट इसमें से ना ज़्यादातर क्वेश्चंस कौन से आ रहे हैं, एमसीक्यूज आ रहे हैं, रीजनिंग असर्शन आ रही है और 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब वो बहुत डीप में बेसिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और अगर आप मैट्रिसेस को ऊपर ऊपर से करोगे तो इस चैप्टर को जो है, मतलब इस चैप्टर में से आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। और मैं नहीं चाहता कि अगर आपको 4-5 मार्क अगर पेपर मैट्रिसेस में से आता है आपका एक भी नंबर जो है वो कटे। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से करेंगे। तो इस वीडियो को मैंने उसी अकॉर्डिंग मतलब कि प्रेपरेशन की है कि आपको ऐसा लगे कि हम जो है वो मैट्रिसेस को बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। देखो, मैं आपको वैसी नॉलेज के लिए बता दूं, ये हमारा चैनल है। जैसे आप चैनल पर हमारे पहुंचोगे तो जिस तरह से आपको पता है हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सारा सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। मतलब कि इसमें रिलेशन एंड फंक्शन हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हम मैट्रिसेस को कवर करेंगे। ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि चैप्टर मैट्रिसेस जो है वो ऑलरेडी फुल कंप्लीट हो चुका है। ऐसा नहीं है कि कोई भी को आपको इस चैप्टर पर मटेरियल की कमी नहीं लगेगी। ये फुल चैप्टर हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। फुल कंप्लीट एनसीईआरटी का सोल्यूशन है विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब ये एक वीडियो का ये अलग से वीडियो शूट करने का पर्पज़ यही है कि इस एक वीडियो में मैं आपको पूरी नॉलेज जो है, जिसको वन शॉट बोल सकते हैं, पूरी नॉलेज दे पाऊँ। और ये बिल्कुल लेटेस्ट आपके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग होगी। तो बिना किसी देरी के जो है वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, तो अब देखो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को अभी से लाइक और शेयर कर दो और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना प्लीज़ आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का किस चैप्टर का सोल्यूशन पहले चाहते हो, मैट्रिसेस या कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले हम देखो मैट्रिक्स की डेफिनेशन की बात करेंगे। देखो, डेफिनेशन हमें याद नहीं करनी होती, बट फिर भी हमें मतलब कि एक ऐसा होता है कि डेफिनेशन अगर हमारे सामने लिखी रहती है तो हमें चीज़ों को अच्छे से याद करने में, उसको समझने में मतलब कि ठीक रहता है। तो मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड अरेंज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। तो मैट्रिक्स जो है वो क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का और फंक्शंस का। अब इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा कि नंबर एंड फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट और एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमें याद नहीं करना है, जैसा कि मैंने आपको बोला था। सबसे पहले देखो, यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किया। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जिसमें नंबर्स को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में किया। अगर आप ध्यान से देखो इसमें जो है, अगर आप ध्यान से देखो इसमें जो है वो हमारी ये सारा मैंने क्या किया है, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। तो ये जो मैंने ग्रीन में मैं बना रहा हूँ इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे रोज। तो ध्यान से देखो इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 3। इसमें कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट बात करें हम देखो ध्यान से, यहाँ पर ये क्या है, कॉलम्स। इस तरह से क्या है हमारी कॉलम्स। इसको हम क्या लिखेंगे, कॉलम्स। तो यहाँ पर मैंने कि नंबर्स का जो है वो अरेंजमेंट किया, -2 5 1 0 3 4। अब सेम वे से जिस तरह से मैंने नंबर्स और फंक्शंस लिखा है उसको समझने के लिए यहाँ पर भी मैंने एक एग्जांपल लिखी है। अब देखो, यहाँ पर मैंने नंबर्स नहीं लिखे, यहाँ पर मैंने फंक्शंस लिखे हैं। 1 + x, x² x³, ये सारे क्या हैं, फंक्शंस हैं। और अगर आपने ध्यान से देखा हो इसमें रो कितनी है ये बताओ मेरे को। अब ये क्या है, रो, ये क्या है, रो। ठीक है, इसको हम रोज बोलते हैं। और सेम वे से इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स। 1 2 3। ये अभी के लिए समझा रहा हूँ, इसको बार बार नहीं करेंगे। तो ये हमारी 3 क्या है, इसमें कॉलम्स हैं। ठीक है, 3 इसमें क्या है, कॉलम्स। अब ध्यान से देखो, मैंने इसमें क्या लिखा है, 1 + x, x² x³ sin x cos x tan x। तो ये सारे क्या हैं, फंक्शंस।
ये कंबाइन में भी आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शंस के साथ कुछ नंबर्स लिखे हों, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने जस्ट ये समझाया कि मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली दिखता कैसा है। इस तरह से एक स्क्वायर ब्रैकेट होती है, उस ब्रैकेट के अंदर अगर हम अरेंजमेंट में कुछ नंबर्स लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। और ये -2 5 1 0 3 4 ये सब क्या है, एलिमेंट्स या एंट्रीज। ये भी क्या है, ये सारे एलिमेंट्स या एंट्रीज हैं। अब यहाँ से अगर आपने कुछ भी चीज़ें मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहूँ तो ये याद रखना है हमें कि मैट्रिक्स को जो है वो हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और जितनी भी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको हम क्या बोलते हैं, रोज। और जितनी भी वर्टिकल लाइंस हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स। आई थिंक मैट्रिक्स के बारे में इतनी चीज़ जो है वो आप अच्छे से समझ पाए हो। अब नेक्स्ट चीज जो हमें करनी है वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को समझने के लिए यहां पर मैं एक मैट्रिक्स लिखने वाला हूं, ठीक है। यहां पर मैं एक मैट्रिक्स लिखने वाला हूं 1 2 3, बहुत आसान सी लिखेंगे 4 5 6, ठीक है। अब फिर से आप मेरे को एक बात बताओ कि इसमें रोज कितनी है। सर जी 1 2 3, इसमें रोज कितनी है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, रोज कितनी है यहाँ पर 3, रोज कितनी है यहाँ पर 3। सेम वे से कॉलम्स भी बताना, इसमें कॉलम्स कितनी है 1 और 2। तो इसमें कॉलम्स कितनी है आप मेरे को बताओ, कॉलम्स कितनी है, यस 2, कॉलम्स कितनी है 2। तो ये हमारा ऑर्डर है। तो ये ऑर्डर हमारा यहाँ पर हम लिखेंगे, ऑर्डर में हमारी रोज कितनी है 3 और कॉलम्स कितनी है 2। तो ये हमारा एक ऑर्डर लिखने का तरीका है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब यहाँ पर मैं साथ में आपको क्लियर कर दूं, इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, R क्रॉस C, इसको ऐसे याद रखेंगे RC से याद रखेंगे कि R क्रॉस C, रो पहले आएगी और कॉलम जो है वो बाद में आएगी। आई थिंक आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को समझ पाए हो। अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में और लिख के दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स B लिखते हैं 1 2 3 4 5, मान लो 0 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मेरे को आप बात बताओ इसमें रोज कितनी है। सर जी 1 2, तो 2 रोज हैं इसमें, कॉलम्स कितने 1 2 3, तो 3 कॉलम्स हैं। तो मैट्रिक्स को लिखने का ये एक तरीका है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात एडिशनल इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से और ऐड कर देता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये आपका पहला क्वेश्चन आई थिंक 3.1 में आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। मैट्रिक्स बी में कितने एलिमेंट्स हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 6, 1 2 3 4 5 6। वैसे भी आपको पता है, बट ये फिर भी आपको छोटी छोटी बातें जो हैं ये पता होनी चाहिए। आई थिंक ये आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी जो है वो अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट है पोजीशनिंग एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसको भी समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेट ए बी एनी। देखो ये सारे ना बेसिक चीजें हैं, क्योंकि आजकल इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। लेट ए बी एनी 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर एक 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो रोज कितनी होंगी, सर जी 2, और कॉलम्स कितनी होंगी, सर जी 3। तो यानी कि जो हमारे एलिमेंट्स आएंगे वो यहां पर आएंगे 1 2 3 1 2 3। इस तरह से हमारा जो मैट्रिक्स है वो डिजाइन होगा। मतलब इसमें रोज 2 होंगी, कॉलम्स कितनी होंगी 3। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला एलिमेंट बता दो, तो आप कहोगे सर ये, इसको अगर मैं छोटे स्मॉल ए से लिखूं तो ये पहली रो है, पहला कॉलम है। और ये इसको मैं क्या लिखूंगा, ये पहली रो है सर जी, सेकंड कॉलम है, पहली रो है सेकंड कॉलम है। और ये पहली रो है सर जी, थर्ड कॉलम है। ठीक है, सेम वे से अगर इसको मैं लिखूं, ये सर सेकंड रो है, रो पहले लिखनी है, कॉलम फर्स्ट है। सर जी ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम है। सर जी ये सेकंड रो है, थर्ड कॉलम है। तो इस तरह से जो है वो हम एलिमेंट्स को एड्रेस करते हैं। पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो कोई मैट्रिक्स लिखा हो, वो पूछ रहे हैं कि इसका A12 एलिमेंट बता दो कितना है। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं। आई थिंक मतलब देखो, इसको मैं अगर आपको एग्जाम्पल से भी समझा सकता हूँ। मान लो कि B मैट्रिक्स है 1 2 0 4 5 6।
अगर कोई आपसे पूछे कि इसका A22 एलिमेंट बता दो, बताओ कौन सा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट है, मतलब कितना हुआ 5। तो इस तरह से आपको पोजीशनिंग या एड्रेस का पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स की लैंग्वेज क्या है। देखो लैंग्वेज सीखनी, देखो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स आपके सामने एक नई चीज रखी है। अब मैट्रिक्स अलजबरा है, बेसिकली हमें उसको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, सारा कुछ बहुत आसान है, बस एक बार आप लैंग्वेज सीख लो। तो नेक्स्ट है जर्नलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। अब जर्नलाइज्ड फॉर्म जो है ये मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आजकल पेपर में इस तरह से बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि लेट ए कोई मैट्रिक्स, और आपका आई थिंक ना 3.1 में क्वेश्चन भी है, एक या दो का क्वेश्चन आई थिंक है। तो ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है AIJ, और यहाँ पर ऑर्डर कितना लिखा हुआ है, ये कितना है, ऑर्डर लिखा हुआ है M×N। अब आई जो है वो 1 से लेके M तक जा सकता है, और J जो है, देखो I क्या है, रो, मतलब I पहले रो लिखी है ना, वो M तक जा सकता है, J पिछला नंबर है, वो कहाँ तक जा सकता है, N तक जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं जर्नल फॉर्म में मैट्रिक्स आपको लिख के दिखाऊँ, मैं जर्नल फॉर्म में अगर आपको मैट्रिक्स लिख के दिखाऊँ तो कैसे लिखेंगे, ये वैसे ही आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे लिखेंगे, कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से। कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, सो ऑन। पहली रो कॉलम कौन सी होगी लास्ट में, N। सेम वे से दूसरी रो पहली कॉलम, दूसरी रो दूसरी कॉलम, दूसरी रो तीसरी कॉलम, और लास्ट में दूसरी रो nth कॉलम। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि ये क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, बट अगर आप इस लेवल से करके जाओगे ना चीज़ें, तब, क्योंकि ना हम चीज़ों को बेसिक से सीख रहे हैं। अब लास्ट में कौन सी रो होगी, mth रो पहली कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, और लास्ट में mth रो nth कॉलम। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स को जर्नलाइज, देखो अब ऐसे आपको सिलेबस में जो 3×3 तक ही है, बट फिर भी मैं आपको इस अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ कि आपको मैट्रिक्स में ये ना लगे कि हमारा यहाँ से मार्क्स जो है, मतलब कि वो बिना बात के घट गया हो कि हमने अच्छे से पढ़ा नहीं था। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिसेस को हम इसको प्लूरल बोलते हैं, मैट्रिक्स, सिंगल मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स बोलते हैं, अगर दो हैं तो मैट्रिसेस बोलते हैं। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस की बात करते हैं। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ रोज। देखो रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ नॉट इक्वल टू विड्थ, लेंथ नॉट इक्वल टू विड्थ। तो सेम यहाँ पर है, सेम यहाँ पर है कि मैट्रिक्स जो है इसमें रोज और कॉलम्स क्या होंगी, आपस में इक्वल नहीं होंगी। मैं आपको एग्जांपल से भी समझा दूंगा। तो यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप मेरे को बताओ इसमें रोज कितनी है, सर जी 1 और 2। कॉलम्स कितनी है, सर जी 1 2 3, तो 3 कॉलम्स है। एक और लिखते हैं 1 2 0 4 0 6। इसमें रोज कितनी है, सर जी 1 2 3, इसको लिखने की आदत डाल लो। कॉलम्स कितनी है, 2। तो इस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाया। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की, ठीक है। इसमें मैं आपको एक कैच भी बताऊंगा, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा, ओनली 1 कॉलम, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। तो ऐसा देखो कॉलम कैसी होती है, वर्टिकल। तो अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखूँ, देखो ध्यान से, अब मेरे को बात बताना, इसमें रोज कितनी है। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, रोज कितनी है सर जी, हॉरिजॉन्टल देखें तो 1 2 3, और कॉलम्स कितनी है सर जी, 1। तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। एक और बात बताऊं, एक और लिखूं, अब इसमें रोज कितनी है सर जी 1 2, कॉलम्स कितनी है 1, ठीक है। एक और बात बताऊं, मान लो मैंने ये लिखा है, इसका ऑर्डर कितना है सर जी, इसमें रो कितनी है 1, कॉलम कितनी है 1, तो ये 1×1 है। तो इस मैट्रिक्स को भी हम कॉलम मैट्रिक्स जो है बोल सकते हैं। पेपर में ये आपको MCQ आ सकता है। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि क्यों ऐसे बोल सकता हूं मैं। देखो मतलब कि क्यों ऐसा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट क्या है, मैं आपको पूरा टाइप्स कर लो फिर बताऊंगा, ठीक है। तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि सबकी कॉलम्स कितनी है 1, तो इसकी कॉलम भी 1 है। रो जो है जितनी मर्जी हो, मुझे उससे कोई लेना नहीं है, इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, तो रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है, जिसमें रो 1 होगी। तो अगर मैं ए को लिख के दिखाऊं तो क्या होगा, 1 2 3, हॉरिजॉन्टल एक बार। इसमें रो कितनी है 1, सर जी कॉलम कितनी है 1 2 3। सेम वे से बी को लिखो, मान लो 4 5, रो कितनी है 1, कॉलम कितने 1 2, ठीक है। और एक सी लिखूं जिसमें मैं लिखूंगा 6, ये कितना है 1×1। तो ध्यान से देखो, ये भी एक रो मैट्रिक्स है।
तो वही बात मैं आपको समझ, उसी बात पर मैं आ रहा हूँ। देखो इसमें रोज कितनी है, हमेशा 1 1 1, कॉलम 3 है, कॉलम 2 है, कॉलम 1 है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे रोज से मतलब है। तो इसको हम ध्यान से देखो, आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो सकता है और एमसीक्यू भी बन सकता है। ये रो मैट्रिक्स भी है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, ये रो मैट्रिक्स भी है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, बट आप कंफ्यूज नहीं होगे क्योंकि हमने इसको अच्छे से समझ लिया। तो नेक्स्ट बात करते हैं जी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत मतलब कि क्लियर है, जिसमें नंबर ऑफ, जैसे स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हैं, बराबर। जैसे मैं अगर लिख के दिखाऊँ 1 2 3 4 0 5 7 6 9। अब इसमें मेरे को एक बात बताओ, साथ साथ करना, 1 2 3, 3 रोज हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। सेम वे से एक और लिख के दिखा देता हूँ आपको, 1 2 3 4। इसमें रोज कितनी है सर जी, 2, कॉलम्स कितनी है सर जी, 2, ठीक है। सी, अब यहाँ पर मैंने जानबूझ के एक लिखा है, इसमें कितना है 1 क्रॉस 1, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये मेरा क्वेश्चन है आपके लिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो ये आपकी जो सी है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, ये रो मैट्रिक्स भी है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। सेम यहाँ पर ये रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। सेम यहाँ पर ये रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे, ये बीच में से कई बार वो बेसिक से क्वेश्चन है वो पूछ लेते हैं, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। अब ये बहुत क्लियर है, जीरो और नल मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। अगर मैं कोई मैट्रिक्स लिखूँ, चाहे जैसी मर्जी लिखूँ, 0 0 0 0 0 0, सारी रोज कितनी है, सॉरी रोज कितनी है 2, कॉलम्स कितनी है 3। एक और लिख लेते हैं बी, ठीक है, 0 0 0 0, रोज कितनी है 2, कॉलम्स कितनी है 2। तो मतलब जिसके सारे एलिमेंट्स 0 0 हों उनको हम क्या बोलते हैं, जीरो या नल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स भी आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स जो है इसको बहुत ध्यान से करना है, डायगोनल मैट्रिक्स जो है इसको बहुत ध्यान से करना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको आगे जाके बताऊंगा। A square matrix is said to be diagonal matrix। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं if all non diagonal elements are जीरो। तो ये डेफिनेशन है। अब ये ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, देखो अगर हम डायगोनल की बात करें, मान लो ये एक रेक्टेंगल या स्क्वायर है, तो ये डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, ठीक है। डायगोनल के मन से, डायगोनल की बात से आपके मन में यही बात आती है, ठीक। तो इसको फिर कैसे करेंगे, इसकी एग्जांपल अगर मैं लिख के दिखाऊं, इसके पहले मैं एग्जांपल लिख के दिखाता हूं, फिर आपको क्लियर भी करूंगा, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल लिखी, मैंने लिखा 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो ये आपका एक जो है एक डायगोनल मैट्रिक्स है, अब बहुत से बच्चे इस पर थोड़ा सा डाउट भी करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें ये सारे क्या हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। अब मैं कहीं पर पढ़ा रहा था तो मेरे से एक बच्चे ने पूछा सर ये भी तो फिर डायगोनल मैट्रिक्स हुआ, 1 0 0, सॉरी ये वाला नहीं, उसने मुझसे पूछा 0 0 1 0 2 0 3 0 0, ये भी तो एक डायगोनल बन गया। तो ये भी तो मतलब एक डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। मैंने कहा नहीं, उसने मुझसे पूछा कि सर क्यों नहीं, अगर ये एक डायगोनल है तो ये भी एक डायगोनल है, और ये क्वेश्चन आपके मन में भी आ सकता है कि हाँ सर ये तो बात ट्रू है। चलो इसको अभी रेज नहीं करते, ठीक है। अब देखो ध्यान से, डायगोनल एलिमेंट्स होते कौन से हैं, डायगोनल एलिमेंट्स बोलते मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट किसको बोलते हैं, पहले मैं आपको वो लिखवाता हूँ। डायगोनल एलिमेंट्स आर, डायगोनल एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, ये लिखा होगा ना तो आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। इन मैट्रिक्स आर, वो कौन से होते हैं, आर लाइक ऐसे लिखते हैं, A11 A22 A33 A44 एंड सो ऑन। मतलब ये सारे कौन से होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। ये कौन से होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स इन विच I इज इक्वल टू J। मतलब ध्यान से देखो, ये कौन सा एलिमेंट है, A11, ये कौन सा A12 A13, ये कौन सा A21 A22 है, ये कौन सा A33 है। अगर आप यहाँ पर देखोगे ये एलिमेंट कौन सा है,
ये है जी फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम। ये कौन सा एलिमेंट है? ये 2 2 है। ये कौन सा एलिमेंट है? ये थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम है। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं? A13 ये डायगोनल एलिमेंट नहीं है, ये भी एक डायगोनल एलिमेंट नहीं है। तो इसलिए डायगोनल को हम हमेशा इस तरह से कंसीडर करते हैं। तो प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखोगे कि इस तरह से ही डायगोनल बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है उसको दूसरी तरह लिखोगे। तो ये जो बात है आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं एक दो मैट्रिक्स आपको और लिख के दिखाऊँ, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए एक तो मैट्रिक्स आपको मैं और लिख के दिखा देता हूँ। तो ये भी एक डायगोनल 1 0 0 2, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। और ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखोगे। जिस तरह से मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, तो ये आप बोलोगे सर ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, यस। सर ये तो कॉलम मैट्रिक्स है, यस। ये तो रो मैट्रिक्स है, यस। तो एक मैट्रिक्स के अलग अलग नाम जो है वो हो सकते हैं, एक मैट्रिक्स के अलग अलग नाम जो है वो हो सकते हैं। छोटी सी इंफॉर्मेशन और इन जर्नल, अब ये मैं इसलिए ये आपको MCQs के लिए दे रहा हूँ, ये मैं आपको MCQs के लिए दे रहा हूँ। इन जर्नल डायगोनल मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे, ये पेपर में आ सकता है। IJ इज इक्वल टू 0, AIJ नॉट इक्वल टू 0। ये 0 कब होगा? जब I नॉट इक्वल टू J होगा और जब I इज इक्वल टू J होगा। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, ये डायगोनल एलिमेंट, देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स पड़ा है। तो ये सारे जो मैंने टेढ़ा लिखा हुआ है ये कौन से हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। A11 A22 A33 ये 0 नहीं है, बाकी सारे 0 हैं। तो यहाँ पर अगर ये दोनों इक्वल है, मतलब A11 A22 A33, तो ये 0 नहीं है, बाकी सारे जब मतलब कि I नॉट इक्वल टू J का मतलब क्या हुआ? ये मतलब हुआ, ये मतलब हुआ, ये मतलब हुआ, ये सारे क्या हैं? 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम देखो, ये आपको लिखना आना चाहिए। पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये किस मैट्रिक्स को, ये आपको पेपर में आ सकता है कि ये जो है ये किस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लीज़ आप ये बात याद रखोगे। ये सब कुछ मैं आपको लेटेस्ट आपके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। और अगर आप इसके बाद देखो, इसके बाद मैं शायद आपको देखो इसके बाद मैं आपको NCERT एग्जाम्पलर का सलूशन करवाऊंगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो उसी की आएगी। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो भी मैंने आपको यहाँ पर समझाया है वो एक एक बात वहाँ पर मैं प्रूव कर, मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि यस हम कुछ तैयारी करके आए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, देखो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर ही इसकी 2 टाइप्स हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर ही इसकी 2 टाइप्स हैं, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है? तो स्केलर मैट्रिक्स मैंने क्या लिखा हुआ है? ए डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अब देखो इसको मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। देखो 1 0, ऐसा करो, इसको ऐसे मत लिखो, इसको लिखो 2 0 0 0 2 0 0 0 2। इसका ऑर्डर कितना है सर जी? 3 क्रॉस 3। एक और मैट्रिक्स लिखो 3 0 0 3। इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। और ये भी आप लिख सकते हो 4। इसका ऑर्डर कितना है? 1 क्रॉस 1। इसका ऑर्डर कितना है? 1 क्रॉस 1। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। देखो अगर अपने ध्यान से देखो, डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं? जिसमें डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे 0 हैं। अब ये एलिमेंट, ये नंबर जो हैं अलग अलग भी यूज, 1 2 3 मैंने जानबूझ के अलग अलग लिए, 1 2 अलग अलग लिए हैं। स्केलर मैट्रिक्स में क्या है? स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? ध्यान से देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, तो इसमें जो है ये सारे क्या हैं? 2 2 2। ये सारे क्या हैं? 3 3 3 3 3, एक जैसे हैं। ठीक है, ये एक जैसे होंगे। देखो अगर ये एक जैसे होंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। अब इसको भी इन जर्नल कैसे लिखेंगे? AIJ इज इक्वल टू, अब यहाँ पर AIJ जो है वो 0 आएगा। AIJ जो है वो इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आएगा।
अगर i नॉट इक्वल टू j, देखो बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो ही हैं, और अगर i इज़ इक्वल टू j है, अगर i इज़ इक्वल टू j, k इज़ एनी कांस्टेंट, वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई खास नंबर होगा, वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो ये बात जो है आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि मैंने आपको जर्नल में, इन जर्नल में भी लिख के दिखाया है स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या फ़र्क है। यहाँ पर ये नंबर अलग अलग हो सकते हैं, बट स्केलर मैट्रिक्स में ये जो है ये एलिमेंट हमेशा क्या होंगे, सेम, चाहे वो 2 है, चाहे वो 3 है, चाहे वो 1/2 है, चाहे वो 1/4 है। अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ, यहाँ पर मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायगोनल मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो डायगोनल मैट्रिक्स को ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पर भी सेम, डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, इफ़ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, इफ़ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, अगर सभी डायगोनल एलिमेंट्स को हम मतलब कि 1 कर दें तो इसका एक खास नेम होता है, इसका एक खास नेम होता है, जैसे I3, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका ऑर्डर आपको पता ही है 3×3, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये आपके लास्ट तक जाएगा 1 0 0 1, और I1 कितना होगा, ओनली 1, इसका ऑर्डर कितना है 2×2, इसका ऑर्डर कितना है 1×1। तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसमें ध्यान से देखो ये वाला जो डायगोनल एलिमेंट है यही फ़र्क है, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है। तो ये जो 1 है, यहाँ पर ये अलग अलग नंबर हो सकते हैं, यहाँ पर ये सिर्फ 1 है। इसको भी इन जनरल अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं, इन जनरल मतलब ये मैं आपको ऐसी बातें बता रहा हूँ जो आपको वाकई आपको लगेगा कि मैट्रिक्स जो है वो हमें अच्छे से आता है। Aij इज इक्वल टू 0, Aij इज इक्वल टू 1, when I नॉट इक्वल टू j, when I इज इक्वल टू j। अब आपको ये लिखना भी आ गया होगा, तो मैंने जर्नल भी आपको बता दिया। तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये आपके लास्ट तक काम आएगा, और इसमें से MCQ कौन सा निकलेगा वो जानबूझ के पूछेंगे, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज अ, या ऐसे पूछेंगे, सॉरी वो ऐसे पूछेंगे, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स तो डायगोनल होता ही है, ठीक है। तो ये बातें आपको, या एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इक्वालिटी बहुत आसान सी है, टू मैट्रिसेस A एंड B आर सेड टू बी इक्वल, बोथ हैव सेम ऑर्डर। देखो ये तो आपको पता ही है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम। अगर मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखूँ A, X Y M और N, इसका ऑर्डर बताओ, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। अब B एक बात बताओ, मान लो मैं लिखूँ 1 2 3 4, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। C एक मैट्रिक्स बताओ, 1 0 4 2 3 5, 2 रोज हैं सर जी, 3 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर क्या A जो है वो A इज इक्वल टू B है? यस, A इज इक्वल टू B है, क्योंकि इनके ऑर्डर क्या हैं, सेम, इनके ऑर्डर क्या हैं, सेम है, तो ये आपस में इक्वल है। इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट x किसके इक्वल हुआ 1 के, y किसके इक्वल हुआ 2 के, m किसके इक्वल हुआ 3 के, और n किसके इक्वल हुआ 4। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर A जो है वो नॉट इक्वल टू C है, क्योंकि ध्यान से देखो इसका ऑर्डर कितना 2×3, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे, अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है, उनमें कोई चेंज नहीं कर सकते। x जो है वो इसके बराबर ही होगा, y जो है वो 2 के बराबर ही होगा, m जो है वो 3 के बराबर होगा, और n जो है वो 4 के बराबर होगा। आई होप ये आपको क्लियर है, और इसके बाद आपको 3.1 में कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आने वाली। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस जो ये जो टॉपिक है ये इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आपने मतलब कि ये सीख लिया ना, अगर आपने ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस सीख लिया तो डिटर्मिनेंट का 50% काम आप यहीं पर ख़त्म कर लोगे। अब देखो सबसे पहले एडिशन की बात करेंगे, तो एडिशन में बेसिकली है क्या, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, इसमें कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं सर, कॉलम्स कितनी हैं सर जी 2, सेम यहाँ पर रोज़ कितनी है सर जी 2, कॉलम्स कितनी है सर जी 2। तो यहाँ पर ये जो दोनों चीज़ें हैं, मतलब ये जो है ये क्या होना चाहिए, सेम, ये क्या होना चाहिए, सेम। अगर ये दोनों चीज़ें सेम होंगी तो इनको जो है वो मैं ऐड, मतलब कि ऐड जो है वो कर सकता हूँ। कैसे ऐड होगा,
1 में ऐड होगा 2, -2 में ऐड होगा 4, 0 में ऐड होगा -5, 5 में, देखो मैं एक बार आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ, बार बार इसको करने की जरूरत नहीं है। आपके पास अल्टीमेटली आपका आंसर आएगा 3, 4 - 2 2, यहाँ पर -5, यहाँ पर 11, और इसका ऑर्डर भी कितना होगा 2 क्रॉस 2। तो ये आपकी एडिशन है। तो सिंपली कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जो है वो ऐड करना है। इसको आप सोच के भी देख लो, इसको आप सोच के भी देख लो कि अगर आप ये मैट्रिक्स को दोबारा लिखो, मान लो, ठीक है, मैं इस मैट्रिक्स को दोबारा आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। अगर आप इसमें ऐड करने के लिए मैं जानबूझ के मैट्रिक्स लिखता हूँ जिसका ऑर्डर जो है वो अलग है। अब आपको पता है ये 2 जो है ये 1 से ऐड हो जाएगा, 4 2 के साथ, -5 4 के साथ, 6 5 के साथ, तो ये कहाँ पर जाएंगे, तो ये ऐड नहीं हो सकते। तो इसलिए ऐड होने के लिए इनका ऑर्डर जो है वो सेम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं बट इंपॉर्टेंट बातें, क्योंकि हम पहली बार सीख रहे हैं, इस पर हम टाइम भी लगा रहे हैं। अब जो नेक्स्ट बात मैं आपको बताने वाला हूं वो है जी प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज क्यों करनी है, कुछ बच्चे सोचते हैं प्रॉपर्टीज क्यों करनी है, देखो एक बार पढ़ लो इसको, कुछ नहीं है बट अगर आपको ये वर्ड यूज हुए एमसीक्यूज वगैरह में तो आप बड़ी आसानी से इसका आंसर कर पाओगे। ये रीजन असर्शन में बड़ी आराम से आ सकता है। तो एडिशन इज कम्यूटेटिव, a + b और b + a, इसको आप सोच भी सकते हो। देखो अगर आप मान लो ये पहले है, ये जो मैट्रिक्स है जो मैंने यहाँ पर लिखी थी, ठीक है, ये मान लो ये पहले है, जस्ट थोड़ा सा फील ही करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स कौन सी है, दूसरी मैट्रिक्स ये वाली है, दूसरी मैट्रिक्स ये वाली है। तो इन दोनों को मैं इकट्ठे रख देता हूँ। अब इनको करते हैं जी प्लस। अब बताओ 2 + 1 कितना हुआ 3, 4 - 2 कितना हुआ 2, -5 + 0 कितना हुआ -5, 6 + 5 कितना हुआ 11। तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कम्यूटेटिव क्या बोलते हैं, a + b और b + a का आंसर जो है वो सेम आएगा। सेम वे से एडिशन इज एसोसिएटिव। अगर मैं तीसरा मैट्रिक्स यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, तीसरा मैट्रिक्स लिखता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए, 1 2 3 4। ऐसा करो, यहाँ पर क्या लिखा गया b + c, ये मान लो b और c है, इनको ऐड करो, कितना आएगा 2, यहाँ पर ऐड करोगे कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, फिर कितना आएगा 0 आएगा, ये 3 आएगा, इनको ऐड करो कितना आएगा 9। तो ये मैंने b + c निकाल लिया। तो b + c में मुझे a को ऐड करना है, 2 + 2 कितना आएगा 4, 4 + 0 कितना आएगा, 4 + 0 कितना आएगा 4, -5 + 3 कितना आएगा -2, 6 + 9 कितना आएगा 15, ठीक है। इसको आप याद रख लेना, इसको आप याद रख लेना कि ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये आंसर को साइड पे रख लेते हैं, 4 4 -2 15, ठीक है। अब देखो एक बार इसके लिए रिमूव कर दो। अब हमें क्या करना है, पहले a + b को यहाँ पर ऐड करना है, इनको ऐड करना, इनको हमने ऐड अभी किया, कितना आया 3 2, इनको ऐड करना, 3 + 1 कितना आया 4, क्योंकि ये कितना है a + b है ना, 2 + 2 4, -5 + 3 -2, 11 + 4 15। ये लो बिल्कुल सेम है, यानी कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो इस तरह से हम इसको एसोसिएटिव भी जो है वो बोल सकते हैं। तो इन छोटी चीज़ों को इनको प्रूव नहीं करना हमें, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा फील करवा रहा हूँ, ठीक है। ओ इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ओ क्या है, इसको भी समझ लेते हैं कि ओ क्या है। देखो ओ कुछ भी नहीं है, मान लो कोई भी मैट्रिक्स ले लो, मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले ली। अब उसमें मैं एक 0 मैट्रिक्स ऐड कर देता हूँ, कितना आंसर आएगा 2 + 0 2, 4 + 0 4, -5 + 0 -5, 6 + 0 6। तो सेम ही आ गई, देखो ये बिल्कुल सेम आ गया। यानी कि देखो आप समझने की कोशिश करो, 2 में मैं क्या ऐड करूँ, 2 में मैं क्या ऐड करूँ कि 2 ही आ जाए 0। तो सेम वैसे मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूँ, 0 मैट्रिक्स ऐड कर दो तो सेम आंसर आएगा। तो 0 को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। ये कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि इसका आइडेंटिटी मतलब कि बताओ कितना है, या मतलब आपको ये वर्ड यूज़ होगा तो आपको पता होना चाहिए कि वो किसकी बात कर रहे हैं। सेम वैसे -a इज़ एडिटिव इनवर्स, देखो ये भी बहुत आसान है। आप मेरे को ये बात बताओ कि मुझे, जैसे मैं नॉर्मल बच्चों को ये पूछता हूँ 2 में मैं क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आए, बच्चे बोलते हैं -2, ठीक है। 2 में मैं क्या ऐड करूं कि 0 आए। सेम वे से इसमें मैं कौन सा ऐसा मैट्रिक्स ऐड करूं कि इसका आंसर 0 आए। 2 का उल्टा -2, 4 का उल्टा -4, -5 का उल्टा 5, 6 का उल्टा -6। इनको ऐड करो, 2 - 2 0, 4 - 4 0, -5 + 5 0, 6 - 6 0। इस तरह से मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ आपको एक्सप्लेन की हैं।
ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बट ये आपको एक बार थॉरली रीड कर लेनी है कि इसका मतलब क्या। आप इसका स्क्रीनशॉट जो है लेके रख सकते हो, इनको रीड कर लेना और मतलब कि आप एमसीक्यूज वगैरह में आपको ये हेल्प कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है जी सब्ट्रैक्शन। तो जिस तरह से मतलब कि हमारी एडिशन थी वैसे ही सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, 1 में से, देखो इसमें लिख के दिखाता हूँ। देखो पहली बात तो ये लिख लो, सॉरी मैं ये बताना भूल गया, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। तो हमेशा की तरह जैसे मैंने बताया ये सेम होना चाहिए, जैसे सब एडिशन में था वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी ये जो है ये क्या होना चाहिए, सेम। अब इसका आंसर करता हूँ मैं, 1 माइनस, ये एक बार फिर से बोल रहा हूँ ये आपको दिखाने के लिए, अब आगे से हम डायरेक्टली किया करेंगे। 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2, बस गलती मत करना माइनस प्लस में, 3 माइनस 4, तो कितना आंसर आएगा 1 प्लस 3, ये 4 बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा, माइनस 4 आएगा, ये -1 आएगा। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन जो है वो कर सकते हैं। फिर से अपनी बात रिपीट करूंगा, यहाँ पर ऑर्डर अगर डिफरेंट हुआ तो हम एडिशन जो है या सब्ट्रैक्शन जो है वो नहीं कर सकते। सेम इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं बारी बारी से। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ऑब्वियसली बात है, अगर आप इनको आगे पीछे लिखोगे, देखो इसकी मैं बात करूँ, इसको पहले लिख लो, सॉरी हाँ इसको पहले लिख लो, इसको पहले लिखते हैं, ठीक है। तो इसको पहले लिख लेते हैं और इसको लिखते हैं जी बाद में, ठीक है, इसको लिखते हैं बाद में। लो ये बाद में लिखा मैंने, इनको माइनस करो, बताओ कितना आएगा, -3 माइनस 1 माइनस 4 -1 1 माइनस 0 1 2 माइनस -2 प्लस 4 4 माइनस 3 1। ध्यान से देखो इन दोनों में फ़र्क है, माइनस का फ़र्क आ रहा है, तो ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। वैसे भी हमें पता है कि 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2 होता है, बट 2 - 3 और 3 - 2 में फ़र्क है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव, तो ये भी इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहले a - b करोगे, उसमें से c घटाओगे, और सेम वे से अगर b - c करके उसमें से पहले a में से b - c घटाओगे, तो आपका आंसर जो है वो डिफरेंट आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ पर इसको फील भी कर सकते हो कि अगर आप इसका माइनस अंदर लेके जाओगे, अंदर लेके जाओगे, ये क्या बनेगा a - b + c। इसको अगर आप खोल लोगे तो कितना है a - b - c। तो ऑब्वियस सी बात है इनका आंसर जो है वो सेम नहीं आ सकता, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखोगे। तो नेक्स्ट है नो आइडेंटिटी एलिमेंट। ऐसा कोई भी, देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 0 में से a घटाओगे या a में से 0 घटाओगे, माइनस का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर ये ज़्यादा इसके सोचने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन जो है वो काम करती है। आई होप ये सब्ट्रैक्शन भी आपको अच्छे से क्लियर है। प्रॉपर्टीज़ पर इसलिए ज़्यादा जोर डाल रहा हूँ ताकि आपको MCQs में कोई दिक्कत ना आए। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्लीज़ इसको मल्टीप्लिकेशन से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि नॉर्मली बच्चों को, जो बच्चे पहले अपने सीनियर से कुछ बातें सुन लेते हैं, उनको लगता है कि प्रोडक्ट जो होती है या मल्टीप्लिकेशन जो होती है मैट्रिक्स में मुश्किल होती है, और ये क्या है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो ये मुश्किल नहीं, ये बहुत आसान है। जैसे यहाँ पर 2a की बात की, देखो यहाँ पर a मैट्रिक्स लिखा है, इसका ऑर्डर बताना। वैसे ही 2 इसमें रोज़ हैं, कॉलम्स कितनी हैं 3, 2 इसमें रोज़ हैं और कॉलम्स कितनी हैं 3। तो 2a कितना आएगा, जस्ट हमें 2 को सबसे मल्टीप्लाई करना है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 0, 2 5 ज़ा -10। तो कुछ नहीं करना, हमें हर एक एलिमेंट को सेम ऑर्डर रहेगा, हमें हर एक एलिमेंट को उस स्केलर से जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। आई होप इसको आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है उसको भी आप समझ पाए हो। इसमें आप बहुत सी एग्जांपल्स ले सकते हो। अब देखो सेम वे से आप इसको किसी और से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। मान लो मुझे -4a फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना है, -4 1 ज़ा -4, -4 2 ज़ा 8, -4 3 ज़ा -12, -16 आएगा, 0 यहाँ पर 20, मतलब किसी भी कांस्टेंट से जो है वो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। बहुत आसान है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जस्ट वैसे याद कर लेना, इसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं 2 मैट्रिक्स के सम को k से मल्टीप्लाई करूँ और बाद में उनको ऐड कर दूँ, ka + kb, बिल्कुल सेम एक ही बात है। k + la इज इक्वल टू ka + la। आपको पता है k और l स्मॉल लेटर्स हैं, ये कांस्टेंट है। ये हमारा क्या मैट्रिक्स है, ये मान लो एक मैट्रिक्स है। इसको अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, यहाँ पर समझा भी सकता हूँ। तो अगर मान लो मुझे 5a फाइंड करना है, कितना आएगा, सॉरी 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, यहाँ पर 20, 0 -25। और अगर मैं इसको तोड़ के मल्टीप्लाई कर दूँ इस तरह से, 2 + 3a, ठीक है। मान लो मैंने 2 + 3, यहाँ पे ऐसे करो, इसको लिखो 2 + 3a, इसको लिखो 2 + 3a,
ये 2 + 3 ये लिखा है मैंने, ठीक है। अब इसको अलग अलग अगर मैं करूँ, मैं इसको मैं अलग अलग करूँ तो 2a तो आपके सामने पड़ा है, 2a तो आपके सामने पड़ा है, 3a करते हैं। 3a कितना आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 0 - 15। अब ये 2a है, ये 3a है, इनको ऐड करना, 2 + 3 5, 4 + 6 10, 6 + 9 15, 8 + 12 20, 0 + 0 0, -10 -15 -25। तो इस तरह से आप मतलब कर सकते हो। ये प्रॉपर्टीज़ का कुछ इतना नहीं है, बट हाँ ये आपको पता जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको ये प्रॉपर्टी के बारे में पता ही ना हो कि क्या प्रॉपर्टी चल रही है, क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया तो आपको मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ना ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए ना हम क्या करेंगे, हम दो चीज़ें करेंगे। हम यहाँ पर, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पूरा कर देता हूँ, इसको यहाँ पर लिखता हूँ, फाइंड AB एंड BA, ठीक है। तो सबसे पहले हम AB फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम AB फाइंड करेंगे। तो A 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर B कितना है, ये है 2 3 5 6 1 0। अगर आपने गौर किया हो इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 2, इसका 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। तो सबसे पहला जो बड़ा चेंज है इसमें, आप सर सोचोगे सर इसमें ऑर्डर तो अलग अलग है, क्या मैं इनको ऐड कर सकता हूँ? नहीं। क्या इनको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ? नहीं। बट इनको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ विद सम कंडीशंस। मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ विद सम कंडीशंस, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दी है। तो इसके लिए मैंने एक सिंपल सा रूल बनाया हुआ है, एक सिंपल सा रूल बनाया कि ये जो है, ये जो आपस में क्या होना चाहिए, सेम। ये दोनों आपस में जो नियरेस्ट मतलब कि जो नेबर है ना ये वाले, ये क्या होने चाहिए, सेम। और नया मैट्रिक्स कैसा होगा, नया मैट्रिक्स होगा जी ये वाला, ये उसका नए मैट्रिक्स का ऑर्डर है। बस आपको इस चीज़ को फील करना है। एक बार इसको समझ लिया फिर इसको बार बार बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। अब ये जो है ये सेम होना चाहिए, अगर ये सेम है तो मतलब मल्टीप्लिकेशन हमारी पॉसिबल है। अगर ये सेम है तो मल्टीप्लिकेशन हमारी पॉसिबल है। और नए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बनेगा यहाँ से आपको क्लियर है। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में आएंगे। ऐसा कुछ आया था कई बार कि ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 × 3 है, बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 × 2 है, तो सी मैट्रिक्स का ऑर्डर बता दो। ऐसा बहुत से क्वेश्चन है, तो आप बता सकते हो डायरेक्टली यहाँ पर कि नए मैट्रिक्स का ऑर्डर बिना मल्टीप्लाई किए कितना आएगा, 2 × 3। अब एक बार मल्टीप्लाई भी इसको कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ एफर्ट्स करेंगे, ठीक है, कुछ एफर्ट्स करेंगे, आपको अच्छे लगेंगे। तो कुछ एफर्ट्स करते हैं। तो देखो इसको यहाँ पर लिखते हैं। आपने इस जो है अब रेड लाइन पर, रेड जो हमारा रेक्टेंगल है इस पर ध्यान रखना है, ठीक है। एक रेक्टेंगल हम और बना लेते हैं, एक रेक्टेंगल हम और बनाते हैं, ठीक है। तो इसको भी उठा लो। तो देखो जी मल्टीप्लाई करना कैसे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मल्टीप्लाई देखो, एडिशन तो बहुत ईजी है कि पहले में पहले ऐड कर दो, पर मल्टीप्लाई कैसे होगी तो देखो इसको समझने की कोशिश करना। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ऑर्डर कैसे होता है, RC। तो सेम यहाँ पर है, रो और कॉलम, इसकी रो इसकी कॉलम, बल्कि उल्टा मल्टीप्लाई करना है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे आपके सामने। अब देखो मैंने इस वाली, आप इसको जिसको मैंने अंडरलाइन किया इसको रो देखो, तो मैंने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1 को करो जी 2 से, कितना आएगा 2, 2 को करो जी 6 से, कितना आएगा 12, हो गया। अब इसको मूव करो, अब इसको नेक्स्ट कॉलम पे मूव करो, ठीक है। अब आप मेरे को बात बताओ, 1 को करो जी 3 से, कितना आएगा 3, 2 को करो जी 1 से, कितना आएगा 2, बीच में प्लस ही आएगा, ठीक है। अब इसको फिर से मूव करते हैं, ठीक है। अब करें 1 को करो जी 5 से और 2 को करो 0 से 0। तो ये आपकी पहली रो जो है वो रेडी हो गई है, ठीक है। पहली रो जो है वो रेडी हो चुकी है। अब जैसे ही मतलब पहली रो रेडी हो गई है, अब इसको फिर से उठा के पहले पर रख दो और इसको उठा के दूसरी रो पर रख दो। तो कैसे याद रखेंगे, रो को करना है कॉलम से, रो को करना है कॉलम से। तो अब पहली रो की बारी कंप्लीट हो गई है, तो दूसरी रो की बात करते हैं। इसको देखना अंडरलाइन को, 3 को करो 2 से, कितना आएगा 3 2 6, 4 को करो 6 से, 4 6 24, ये हो गया। अब इसको उठा के यहाँ पर कर दो। 3 को करो 3 से, कितना आएगा, 3 को 3 से किया 9, 4 को 1 से किया 4, ठीक है। तो आगे चलते हैं।
अब 3 को करो 5 से 15 और 4 को करो 0 से 0। तो ये हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो मतलब कि हो गया। और इसका ध्यान से चेक करो ऑर्डर कितना आया, ऑर्डर कितना आया यहाँ पर 2 क्रॉस 3। तो आंसर कितना आया फाइनल, यहाँ पर 14, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 30, यहाँ पर 13, यहाँ पर 15। अगर गलती हुई तो प्लीज़ देख लेना कैलकुलेशन में, बट हमारा जो सीखने का तरीका है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। एक बार इसको देखो, अगर आप इसको एक बार समझोगे ना आपको लगेगा यस हमें आता है, बट मैं आपको ये कहूँगा इसको एक बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। दोबारा से रिहर्सल करते हैं इसकी। सबसे पहले आपने देखो, इसको साइड पे रखो, इसको साइड पे करते हैं। देखो अब सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले आपने क्या देखना है, ऑर्डर लिखने हैं, और जो नियरेस्ट हैं वो क्या होने चाहिए, सेम। जैसे ही वो सेम है मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। उसके बाद हमें ऑर्डर देखना है, ऑर्डर कितना बनेगा 2 क्रॉस 3, ठीक है। उसके बाद हमें रो को रो पर लेके जाना है इसको। अब इसकी रो को इसकी कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 1 2 2, 2 6 12। उसके बाद सेकेंड कॉलम पर फिर मल्टीप्लाई करो, 2 3 1 3 3 और 2 1 2। फिर थर्ड कॉलम पे 1 5 5, 2 0 0। ये हो गया। अब जैसे ये हो गया इसको नीचे ले आओ, इसको पहले नंबर पर। अब सेकंड रो को सबसे कर दो, 3 2 6, 4 6 24। सेकंड 3 3 9, 4 1 4। अब थर्ड पर 3 5 15, 4 0 0। तो इस तरह से हम जो है वो मल्टीप्लाई जो है वो कर सकते हैं। आई होप ये आपको मतलब कि ये फंडा, आई थिंक मतलब मेन यही बात है कि इसको आप समझ पाओ। आई होप इसको आप समझ पाए हो। आपकी और क्लैरिटी के लिए, एक और क्लैरिटी के लिए BA करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है BA, तो B बताना मेरे को लास्ट पेज पे कितना था। B था हमारा 2 3 5 6 1 0, ठीक है, 2 3 5 6 1 0, ठीक है। A कितना था, जिस ऑर्डर में लिखा हुआ उसी ऑर्डर में लिखेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो मुश्किल पार्ट समझ लो हमारा हो गया। इसका ऑर्डर बताना मेरे को कितना है, सर जी 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। इसका बताना 2 क्रॉस 3, तो 2 क्रॉस 2 2। अब ये देखो यहाँ पर ये क्या, ये सेम है, नॉट सेम, ये सेम नहीं है जी, ये सेम नहीं है। अगर ये सेम नहीं है देयरफॉर प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। देखो सेम सेम में तो हो ही जाएगी। 1 2 3 4 को मान लो मुझे 5 6 7 8 से करना है। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, ठीक है। ये जो सेम ही है, ऑर्डर भी कितना बनेगा 2 क्रॉस 2 ही बनेगा। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, जब इस तरह से ऑर्डर होंगे तो उसमें आपने चेक करना है पहले कि क्या वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपको बहुत से MCQ आएंगे। और जिस बच्चे ने ये सीख लिया, डिटर्मिनेंट का सारा काम भी उसका हो गया, ठीक है। डिटर्मिनेंट मतलब सारा काम का मतलब, डिटर्मिनेंट में ये बहुत बार यूज़ होगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बहुत बार यूज़ होने वाला है। आई थिंक आपको ये क्लियर है। और इसके बाद जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ में मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बतानी हैं, तो ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंदर की बातें कोई नहीं बताएगा, तो मैं आपको जस्ट इजी वे में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन मे और मे नॉट कम्यूटेटिव। कई बार क्या होगा, AB और BA बराबर भी आ सकते हैं, ठीक है। कई बार क्या होगा, AB और BA बराबर भी आ सकते हैं और AB और BA बराबर नहीं भी आ सकते। कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा ना हो कि पेपर में लिखा हो कि AB इज इक्वल टू BA, या कि ट्रू है कि फॉल्स है, मतलब कि ये ट्रू और फॉल्स नहीं हो सकता, मतलब ये आंसर बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव हमेशा है। आप आगे पीछे नहीं, सॉरी, पहले अगर AB को करोगे, उसको अगर C से करोगे तो आंसर कोई फर्क नहीं है। और अगर पहले BC को, देखो इसमें ऑर्डर का, ब्रैकेट का फर्क है बट इसमें ऑर्डर का फर्क नहीं है, ABC, इस बात का ध्यान रखोगे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। जिस तरह से होता है कि पहले मैं A को B से करूंगा प्लस फिर A को C से करूंगा, तो ये कुछ ज़्यादा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ना इसमें आप टाइम वेस्ट करना, जस्ट आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, I इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर आप कोई भी मैट्रिक्स जो है लिखा है A एंड I दोनों स्क्वायर, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए सेम ऑर्डर के। मान लो मैंने 1 2 3 4 लिखा है। अगर आप इसको AI मतलब I मतलब क्या होता है, I मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इससे मल्टीप्लाई करो, जरा इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, आपको पता है। तो इसको करके देखते हैं। देखो ध्यान से, इस 1 2 को किससे करेंगे, 1 0 से। 1 1 ज़ा 1 2 0 0, ठीक है। अब ऐसा करो,
अब इस 1 2 को किससे करेंगे, इसके साथ करेंगे, तो करते हैं। कितना आएगा यहाँ पर, कितना आएगा यहाँ पर, 1 को 0 से करेंगे 0, 2 को 1 से करेंगे 2। अब सेम वे से इसको नीचे कर दो, अब इसको पहले पे ले आओ। 3 1 जा कितना आएगा, 3 1 जा 3, 4 को 0 से किया 0। अब लास्ट में है कि इसको इससे करते हैं, ठीक है। 3 को 0 से करो 0, 3 को 0 से करेंगे तो 0, 4 को 1 से करेंगे 4। तो कितना आंसर आया, 1 2 3 4, इसके बराबर ही आ गया, ठीक है। तो यानी कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। मतलब आई जो है वो मैट्रिक्स में 1 का काम करता है, याद रखना। आई जो है वो मैट्रिक्स में 1 का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बोनस टिप बता देता हूँ। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, मैंने आपको बताया ये कम्यूटेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब ये मैं बात आपको बता देता हूँ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है ना, अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में 2 डायगोनल मैट्रिक्स हैं ऑफ सेम ऑर्डर, अगर ये सिचुएशन है, एक मैट्रिक्स है 1 0 0 2 और दूसरा है 3 0 0 4, इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है, मतलब चाहे आप आगे पीछे कर दो, इस सिचुएशन में ए बी और बी ए वो क्या होंगे, बराबर। आप क्रॉस चेक भी कर लेना प्लीज़, इस बात का आप ध्यान रखोगे। जो कोई नहीं बताएगा, आपको पेपर में एमसीक्यू आ सकता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव कब होती है, आप बोलोगे व्हेन बोथ मैट्रिसेस आर डायगोनल मैट्रिसेस। आई होप ये इंफॉर्मेशन भी जो है आप प्लीज़ नोट कर लेना, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ये टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3.3 के सभी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, लास्ट टॉपिक है। इसके बाद 3.4 जो है वो पता है आपको, सीबीएसई ने नए सिलेबस में से, नई एनसीईआरटी में से रिमूव कर दिया। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर ये ना आपको डिटरमिनेंट में भी काफ़ी हेल्प करेगा। ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n। तो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, तो ये वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, इंटरचेंजिंग, ठीक है। ये वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, इंटरचेंजिंग। अगर मैं रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दूं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको डिनोट कैसे करते हैं, a डैश या a की पावर t, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स लिखा हुआ है, आप मेरे को बता सकते हो इसका ऑर्डर कितना है। इसका ऑर्डर कितना आएगा, 2 रोज हैं और कॉलम्स कितनी हैं, 3, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसका ट्रांसपोज लिखूँ, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, इंटरचेंजिंग इट रोज। इसमें रो में कौन है, 1 2 3, उसको लिखो कॉलम में। इसकी रो में कौन है, सेकंड रो में 4 5 6, तो उसको लिखो सेकंड कॉलम में। तो इसको बोलते हैं इंटरचेंज करना। आप चेकआउट कर सकते हो, इसमें रोज कितनी हो गई, अब सर जी हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी बनेगी 3, वर्टिकल लाइन कितनी बनेगी 2। आप चेक कर लो, ये 2 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 2 है। तो इसको बोलते हैं जी ट्रांसपोज। मतलब ये आपको ना हर हालत में आना चाहिए, बहुत ईजी सा टॉपिक है, इसमें कोई सीखने को है ही नहीं है, जस्ट उल्टा करना है। अब नेक्स्ट है ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इस पर हम ज़्यादा प्रूफ करने में नहीं जाएंगे, 1-2 प्रॉपर्टीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है कि ए, मान लो कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है। इसका ट्रांसपोज करना, इसका ट्रांसपोज आएगा सर रो को कॉलम में लिख दो और इसको सेकंड कॉलम में, तो ये ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। अब फिर से ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करो। अब इस रो को मैं कॉलम में लिखूंगा, इस रो को मैं कॉलम में लिखूंगा। ध्यान से देखो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो मैंने यहाँ पर वही लिखा है, कि ए का अगर किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज करोगे वो ए के इक्वल ही आ जाएगा। और यहाँ पर भी सही है कि कांस्टेंट, ये के क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसको भी आप फील कर सकते हो, अगर आपको फील करना है तो ये मैं आपको फील करवा देता हूँ, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स दिया हुआ 1 2 3 4, ए मैट्रिक्स दिया हुआ 1 2 3 4। ऐसा करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2a कितना आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। अब करो जी 2a का ट्रांसपोज, रो को कॉलम में लिखो 2 4, रो को कॉलम में लिखो 6 8, ठीक है। अब ऐसा करो, a का ट्रांसपोज पहले कर दो, करो जी 1 2 3 4। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। तो ध्यान से देखो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी प्लीज़ याद रखना, a प्लस बी का ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज वो कितना होता है, a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
ए बी का ट्रांसपोज कितना होता है मल्टीप्लिकेशन में, मान लो अगर मैं बोलूँ कि ए सी का ट्रांसपोज कितना होगा, आप बोलोगे सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, उल्टा बी ए का ट्रांसपोज कितना होगा, आप बोलोगे उल्टा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। प्लीज़ याद रखोगे ये बराबर होते हैं। इसको वेरीफाई मैं अभी नहीं करूंगा, इसको आप एक्सरसाइज में कर सकते हो, ऑलरेडी सोल्यूशन जो है अपलोडेड है, आप चेकआउट कर सकते हो। मेरा कहने का यहाँ पर पर्पस यही है कि इसको आप बहुत ध्यान से करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका एक क्वेश्चन आपको पेपर में भी आ सकता है, ठीक है। इसको वेरीफाई करना, ए बी को मल्टीप्लाई करो, उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, तो नेक्स्ट हमारा है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, देखो जिस मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज लूँ वो अपने मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ में लिखा है ए शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए जो है यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्क्वायर नहीं होगा तो फिर अगर मान लो वो 2x3 है तो ए ट्रांसपोज कितना होगा 3x2, वो तो आपस में कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। तो इसलिए ए क्रॉस सिमेट्रिक होने के लिए मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर होना चाहिए, ये भी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो अगर मैं ये ए है, तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँ, यहाँ मैं ट्रांसपोज करूँ इसका, तो रो को कॉलम में लिखो, रो को कॉलम में, इस रो को कॉलम में, ध्यान से देखो ये तो बराबर आ गए, ध्यान से देखो ये तो बराबर आ गए। तो यहाँ पर ए क्या है हमारा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम वे से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अगर ए का ट्रांसपोज लूँ और माइनस के इक्वल आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर भी सेम बात है, ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ए का इसका यहाँ पर ए का ट्रांसपोज लो, इस रो को कॉलम में लिखो, इस रो को कॉलम में लिखो। अब ऐसा करो, इसको माइनस, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ पर कितना आएगा 0, यहाँ से माइनस कॉमन आया तो 2, यहाँ से माइनस कॉमन आया तो -2, 0। चेक कर लो, 0 -1 और -2 +2 0, चेक कर लो, ठीक सही लिखा है ना मैंने। अब ये यहाँ पर विच एम्प्लाइज ए किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, बात एक ही है। माइनस को चाहे इधर शिफ्ट कर दो चाहे उधर शिफ्ट कर दो, मतलब इस माइनस को जो है आप इधर भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, इधर भी शिफ्ट कर सकते हो, जिस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि माइनस का अगर डिफरेंस आ जाए तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक डेफिनेशन ही आपको पता होनी चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको एमसीक्यू में, रीजन असर्शन में क्वेश्चन आ सकता है। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इज ऑलवेज 0। ध्यान से चेक करो, यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा था, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये वाले कितने हैं, 0। अब यहाँ पर मैंने उसी चीज़ को प्रूव किया है। तो आपको पता है, देखो अगर आप इसको समझना चाहते हो, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ, इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से ऐसा करो, यहाँ से आप माइनस को कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा 0, ये 2, ये -2, ये 0, ये तभी बराबर है ना, ये तभी बराबर आएंगे ना अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा, ठीक है। देखो बेसिकली होता क्या है, ट्रांसपोज में क्या होता है, ट्रांसपोज में अगर मैं यहाँ पर आपको समझाऊँ, ट्रांसपोज किधर गया, ये रहा। होता क्या है कि ये एलिमेंट जो है ये अपनी जगह पर ही पड़ा है, ध्यान से देखो ये अपनी जगह पर ही पड़ा है। ये कौन क्या है, A11 है, ये भी क्या है, A11 है, ठीक है। अब ये जो 2 है ये क्या था, A12 था। अब ये 2 यहाँ पर है, ये क्या बन गया, A21, ठीक है। ये A13 है, ये क्या बन गया अब, A31। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, जो एलिमेंट्स हैं, देखो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो अपनी जगह पर ही पड़े हैं, जैसे A11 अपनी जगह पर ही पड़ा है। सेम वे से अगर मैं A12 की बात करूं तो वो कहाँ पर चला गया, A21, A13 उल्टा हो गया, हर एक एलिमेंट जो है उल्टा हो जाता है। तो सेम यहाँ पर है, सेम यहाँ पर उल्टा तो होता है बट साथ में क्या आता है, माइनस का साइन। तो A11 जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो A11 है वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ A11 के, वो तो अपनी जगह पर ही पड़ा है, 0 तो है अपनी जगह पर ही पड़ा है, ठीक है। और A12 जो है वो माइनस ऑफ A21 की जगह पर पड़ा है। ये वाला जो एलिमेंट है ये उठ के यहाँ पर चला गया, ये वाला एलिमेंट जो है रिवर्स होके यहाँ पर चला गया, उसके आगे मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है। उसके बाद 21, ये 21 क्या होगा,
माइनस ऑफ A12 और लास्ट में A22, ये अपनी जगह पर ही पड़ा है, ये भी अपनी जगह पर ही है, जीरो भी अपनी जगह पर ही है। इन दोनों का साइन जो है वो चेंज हुआ है, तो मैंने ये वही लिखा है। आप चेक भी कर लो, A21 यहाँ पर A21 को ना -2 मतलब कितना आएगा इसका आंसर +2, इसका आंसर 0, इसका आंसर -2, इसका आंसर 0। चेक कर लो A12 इसमें, A12 ये वाला, इसमें -A21 कौन सा, ये वाला -2, तो +2 ही बना। मतलब हम एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है रिवर्स करते हैं और उसका क्या लगता है माइनस साइन, उसका क्या लगता है माइनस साइन। तो यही कंसेप्ट मैंने यहाँ पर यूज़ किया है कि क्योंकि वो कौन सा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो AIJ किसके इक्वल होगा माइनस ऑफ AJI, उसको उल्टा किया, उसके माइनस के इक्वल है। अगर आपको ये भी पता, आपने आज ही सीखा कि डायगोनल एलिमेंट्स किनको बोलते हैं, जिनमें I और J सेम होते हैं, जैसे A11, A22, A33, ठीक है। तो इसका मतलब AII किसके इक्वल होगा माइनस ऑफ AII, इसको उधर ले जाओ तो 2AII इज इक्वल टू 0, मतलब AII की वैल्यू कितनी आ गई 0। मतलब ये प्रूफ है, ये पेपर में आपको प्रूफ आ सकता है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के 0 क्यों होते हैं। अगर ये पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाए 2 मार्क्स में या रीजन असर्शन में, तो आप अपना आंसर जो है वो दे सकते हो। आई होप ये आपको क्लियर है। अब ये थ्योरम है, थ्योरम कहने को थ्योरम है, बट ये एक रिजल्ट है, बेसिकली है कुछ नहीं है। क्या लिखा हुआ है, थ्योरम से घबराना मत। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A प्लस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड A माइनस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बहुत ईजी है, मैं आपको यही कहूँगा कुछ नहीं करना, आप जस्ट A लिख लो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स A लिख लो 1 2 3 4 और साथ में कर दो जी इसका ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज बताओ कितना आएगा, रो को कॉलम में लिखो, 1 2 को ऐसे लिखा, 3 4 को ऐसे लिखा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, A प्लस A ट्रांसपोज करो, A प्लस A ट्रांसपोज करो, कितना आएगा 1 + 1 2, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 4 8, तो ये आ गया। उन्होंने क्या बोला कि A प्लस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो कोई भी मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक कब होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब किसी भी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करूँ वो उसके इक्वली आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारे सामने एक मैट्रिक्स है, मान लो इसका नाम मैंने B रख दिया, अब B ट्रांसपोज करना, कितना आएगा 2 5, रो को मैंने कॉलम में लिखा, इस रो को मैंने कॉलम में लिखा, तो देयरफॉर A यहाँ पर यही लिख दो, देयरफॉर B मतलब B कौन है, ऐसा करो, देयरफॉर B इज इक्वल टू B ट्रांसपोज विच एम्प्लाइज B मतलब A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, समझ भी सकते हो सिमेट्रिक से कि ऊपर नीचे ट्रांसपोज किया कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं यहीं पर A माइनस A ट्रांसपोज करूँ, मैं A माइनस A ट्रांसपोज करूँ, लो करूँ A माइनस A ट्रांसपोज, तो A में से इसको घटाओ, कितना आएगा 0, 2 में से 3 को माइनस करो -1, 3 में से 2 का गया 1, 4 में से 4 गया 0, ठीक है। अब ऐसा करो, इसका नाम रख लो जी C, ठीक है। अब ऐसा करो C का ट्रांसपोज करो, कितना आएगा 0 -1 1 0। अब इसमें से माइनस को कॉमन ले लो, कितना आएगा 0, यहाँ पर -1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, किसके इक्वल आ गया -C के, C ट्रांसपोज -C के इक्वल आ गया। देयरफॉर C ट्रांसपोज इज इक्वल टू -C है, विच एम्प्लाइज C मतलब A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये बेसिकली एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आप चेक कर सकते हो। बस ये रिजल्ट आप याद रखोगे कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करता हूं तो वो सिमेट्रिक है, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अब लास्ट रिजल्ट, आई थिंक ये लास्ट है, तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी एक मैट्रिक्स हो उसको हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं प्रूव नहीं करूंगा, मैं जैसे आपको दिखा देता हूं। लेट A बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट A बी एनी स्क्वायर, इसका पेपर में पहले क्वेश्चन बहुत आता था इसका, ठीक है। लेट A बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आपको पता है, नाउ एक बात मेरे को बताओ, A प्लस A ट्रांसपोज क्या होगा,
सर हमने अभी अभी किया इज सिमेट्रिक, ये क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आल्सो ये भी बताओ A माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सर जी ये भी हमने अभी अभी किया है, ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जो भी चीज़ आपको डाउटफुल लगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कि ये समझ में नहीं आ रही। अब देखो कोई भी, उन्होंने बोला कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ, ऐसे मत बोलो, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक में मैं लिख सकता हूँ। यही बोला ना थ्योरम में उन्होंने कि किसी भी मैट्रिक्स को मैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में लिख सकता हूँ। लिख के देखो ये कितना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये कितना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये आपस में कट जाएगा तो मेरे पास कितना बचा, 2a, a इज इक्वल टू 2a। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा मैथ्स की हेल्प लेंगे, हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक स्केलर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सिमेट्रिक ही रहेगा। इसको 1/2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखोगे ये कितना बना, ये कितना बनेगा, a इज इक्वल टू हाफ a प्लस हाफ a ट्रांसपोज, कितना बना, हाफ a माइनस हाफ a ट्रांसपोज। ये कट गया, हाफ a कितना बना, a। तो इस तरह से देखो, इस तरह से हम जो है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो प्लीज़ ये बात याद रखना कि इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो कि 1/2 मतलब ये एक स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये भी एक स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो, अगर ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मान लो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2/2 1, 5/2 5/2, 8/2 4, सेम सिमेट्रिक ही आएगा। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को, ये रिजल्ट याद रखना है, इस तरह से मैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जो है वो लिख। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक मैं एक और ऐड कर देता हूँ। वैसे ना एनसीईआरटी में इसको जो है वो कम्प्लीटली रिमूव कर दिया 3.4 को, बट फिर भी एनसीईआरटी में छोटी सी इंट्रोडक्शन है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की। वैसे इसका पूरा जो यूज़ है वो डिटर्मिनेंट्स में होगा, फिर मैं आपको बता देता हूँ। इफ़ ए इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड बी इज़ आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, जिस ऑर्डर का ए मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर का अगर एक हमें बी मैट्रिक्स मिल जाए सच दैट ए बी इज इक्वल टू आई। अब ये आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बी को हम क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ ए। बी को हम क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ ए। और इनवर्स ऑफ ए को हम डिनोट किससे करते हैं, इनवर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। इस तरह से हम डिनोट करते हैं। ज़्यादा इसका यूज़ जो है वो डिटर्मिनेंट में होगा, क्योंकि 3.4 जो है वो कम्प्लीटली डिलीटेड है। फिर भी मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। देखो इसको ऐसे पढ़ के देखो, 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 1 आ जाए। आप बोलोगे सर 1/2, मतलब 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर -1। ठीक है, तो यही सेम कंसेप्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया। तो ये होता है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ठीक है, कि अगर हम ए को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। और इस टॉपिक का यूज़ जो है वो हम चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स में करेंगे, जहाँ पर आपको शायद 5 मार्क का क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट श्योर होता है मैट्रिक्स मेथड वाला, वो आपको पेपर में आएगा। और वहाँ पर हम ये वाला कंसेप्ट जो है वो इस तरह से, ये हमारी वीडियो जो कंप्लीट है। इसके बाद 3.4 में जो है वो एलिमेंट्री ऑपरेशंस है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर आपके बस पुरानी एनसीईआरटी है, नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो सिलेबस से हमारे बाहर है। और इस वीडियो को देखो करवाने का मकसद वही है, फिर से हमको बता देता हूँ कि इसमें मैंने एक वीडियो में मैंने आपको सब कुछ देने की कोशिश की है। और इसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सोल्यूशन करवाऊंगा, जिसमें मैं शॉर्ट, लॉन्ग और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। और अगर आपने ये वीडियो और साथ में एनसीईआरटी को तो कवर करना ही करना है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ अगर देख ली, तो मुझे नहीं लगता कि इस यूनिट में से, उस पूरे यूनिट में से आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स जो हैं वो आपके श्योर हैं। आई होप वीडियो को आपको अच्छी लगी है। आपको वीडियो में कोई भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।